नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ये कोई आम क्लास नहीं है। बड़क्कम भाऊ ठीक है, पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जितने बच्चे आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। मैं देख पा रहा हूं साक्षी भारद्वाज, निहारिका सिंह, आशित यादव, खुशी यादव, दीपक और ये प्रधान जी, चौधरी, निहारिका। ठीक है, बहुत तगड़े वाला क्लास के अंदर आए हैं आज। ठीक है, काफी दिनों के बाद इस प्रकार की कमेंटों को वर्षा यादव, मनीष, ये इस तरीके से बढ़ाई जा रहे हैं। ठीक है, मनीष क्या आप ऑफलाइन से हो क्या? मनीष नाम का एक बच्चा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऑफलाइन से हो मनीष? क्योंकि आप जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ये डायलॉग मैंने कल ऑफलाइन में मारा था। मैं जानना चाहता हूं आप जो कह रहे हो ना 100% लिटरेसी सर ये मैंने कल ऑफलाइन में बोला था। क्या तुम ऑफलाइन से हो? वड़क्कम वड़क्कम भाऊ, जांगे ढालो। ठीक है, आगे बढ़िए। यस, तो कल की क्लास में हम जहां पर भी थे उससे आगे के मटेरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कहां पर हम लास्ट क्लास में थे, जिससे कि हम आगे बढ़ा पाए मैटर को। तो 39 जो क्वेश्चन है वो हो चुका था। 39 के बाद हम अब 40 क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ने वाले थे। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। ये अगर क्वेश्चन आपने कर लिया है तो आर्टिकल 39 के बाद हेडिंग डालेंगे आप आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 40 के बारे में बात अगर मैं बताऊं, इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का उदय। ठीक है, गड़ी खम्मा भाई साहब। ठीक है, अब इसमें आप लिख लीजिए ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसका जो लॉजिक होता है वो बेसिकली यही होता है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत आपको देखने को मिलता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलता है। साधना बेटा वो चीज आप मुझसे पढ़ पाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। हाँ, अब मेरी बात को समझना है। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो किस पे होता है वो समझिए। एक गांधी जी के हिसाब से होता है और इसको एक गांधीवादी विचार की धारणा के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, चलो याद रखना। ठीक है, चलिए। तो इसके बारे में इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये होता है, इसको गांधीवादी सिद्धांत बोलते हैं। क्या सिद्धांत? गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत इसको बोल देते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो, सीधी बात यह है। इसके बाद आप आर्टिकल 40 के बाद आप आगे बढ़िए। इसी के अंदर यही चीज और भी बताई जाती है। इसका मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसी का मतलब होता है, जिसका तात्पर्य है कि सत्ता किसी एक हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है, चलो। अब सीधी बात मैंने क्या बताया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जो सत्ता होगी वो किसी एक हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है बच्चे, यस, वो डिवाइड होती रहेगी। मतलब अब जैसे अगर हम बात करें, पूरे देश की सत्ता किसके हाथ में? पीएम के हाथ में। लेकिन सीएम के हाथ में भी तो हर एक राज्य की पावर है, और उसके बाद में जो जिला प्रमुख होता है उसके हाथ में भी हर एक की पावर है। और इसके पश्चात जो आपको देखने को मिलता है, जो ब्लॉक है या ग्राम है, तो ग्रामीण स्तर पर जो प्रधान होते हैं उनके हाथ में भी तो पावर है। तो पावर्स को इसी प्रकार से जो है मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस इज द पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। इसको गांधीवादी प्रिंसिपल बोलते हैं, जैसा मैंने बताया।
अच्छा, कई बार ग्राम पंचायतों के बारे में और भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे 243 है, ए से लेकर ओ तक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि राज्यों का कर्तव्य है कि वो अपने यहां पर ग्राम पंचायतों के स्तर को पूर्ण करके बनाकर दिखाएं। आई होप इसमें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड गोइंग टू आर्टिकल 41। ठीक है, अब हम 41 की बात करते हैं, आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 कहता है राज्य का यह कर्तव्य है। ठीक है, ओके, चलो आज क्या हुआ कि किसी चीज को लेकर ना थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा, मैं वैसे तो ठीक हूं लेकिन हल्का सा एक इशू था। ठीक है, अवंतिका मिश्रा बेटा कोशिश करते हैं, हम बोल देंगे, हम करा देते हैं। ठीक है, बाकी अरोरा साहब बहुत बहुत आभार आपका। शायद मेरी कमेंट आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सचिन मेरे लाल, मैं आपको पहले ही सावधान कर देता हूं, इस क्लास के अंदर जो है बदमाशी ना दिखाएं। ठीक है, चलो यार इसका ना बैकग्राउंड आज वाइट रहने दो, क्योंकि सामने थोड़ा सा काम चल रहा है तो वो आपको दिखाई देता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं, तो इसे ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, आर्टिकल 41 में है, राज्य का यह कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है कि यह विशेष वर्ग जैसे, विशेष वर्ग जैसे कुछ स्पेशल क्लासेस होते हैं ना, विशेष वर्ग, जी हाँ, तो विशेष वर्ग जैसे बेरोजगार, बेरोजगार, वृद्ध, वृद्ध व विकलांग लोगों के लिए, व विकलांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए विकलांग लोगों के लिए क्या करें दरअसली, विकलांग लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएं, ये इनका काम होता है, रोजगार उपलब्ध कराएं, रोजगार उपलब्ध कराएं, उपलब्ध कराएं। तो बेसिकली दिस इज ड्यूटी, दिस इज ड्यूटी। ठीक है, चलो दिस इज ड्यूटी ऑफ, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू procure a livelihood to special classes like, special classes like unemployment, unemployed, unemployed, handicap and old ages, elders, handicapped and elders, and elders, and elders, तो ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटा, विशाल शर्मा का एक डाउट है, क्या उन्हें मेरा नया वाला बैच लेना चाहिए या नहीं? मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्रैक्टिस के लिए आपको जो नया बैच आया है सुपर 5000 वो लेना चाहिए, थोड़ा सस्ता ही बैच है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप कुछ अन्य विषय भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इन दैट कंडीशन आप थ्योरी बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस आप कर लेंगे, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, अपने बिहाफ पे आपको कह रहा हूं। ठीक है, मैं बैच बेचने के नाम पे नहीं ले रहा हूं। ठीक है, बैच बेचने पे नाम पे लेता तो आपको पता है मैं किस तरीके से कह रहा होता। ठीक है, सिंपल बात है, प्यार से बता रहा हूँ, थ्योरी वाला अच्छा, जो प्रैक्टिस वाला है वो अच्छा है। थ्योरी वाला है कि जिसको और अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जो सीडीएस के लिए जाना चाहता है या बाकी उसके लिए, तो सीडीएस लेवल तक का उसमें कवर होगा। पॉलिटी तो इसी में मैं सीडीएस तक करा रहा हूं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आर्टिकल 42 देखिए, अब आर्टिकल 42 देखिए बाबू। ठीक है, आर्टिकल 42, हर्ष चौधरी का एक सवाल है बच्चे, कह रहा है कि सर गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? बेटा आर्टिकल 155 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, यूपीएससी के लिए ये बैचेस नहीं आते, यूपीएससी के लिए मार्च में आएगा मेरा बैच, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, मार्च में, मार्च में आएगा यूपीएससी सीएससी बाई जीत राणा। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब आर्टिकल 42 के अंदर क्या बताया गया वो बहुत ध्यान से दिमाग लगा लो और थोड़ा समझ लो। आर्टिकल 42 में बताया गया है, राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह कर्तव्य है, कर्तव्य है कि वह, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कामगारों के लिए,
कामगारों के लिए, कामगारों के लिए क्या करे? कामगारों के लिए एक इंपॉर्टेंट सा काम करता है, मानवीय दशा उपलब्ध कराए। कामगारों के लिए मानवीय दशा उपलब्ध कराए, कामगारों के लिए मानवीय दशा उपलब्ध कराए, उपलब्ध कराए। कहने की बात क्या है? दिस इज ड्यूटी ऑफ, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट टू प्रोक्योर, to procure human condition to workers, humane condition to workers, conditions to workers, humane condition to workers। ठीक है, याद रखना। तो ये चीज होती है आर्टिकल 42 में। अच्छा, महिलाओं को कुछ मातृत्व छुट्टियां मिलती हैं, मैटरनिटी लीव्स मिलती है, जब उनका बच्चा होता है तो मैटरनिटी लीव्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात बताऊं कि मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, मैटरनिटी लीव्स टू फीमेल्स, मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं कुछ फीमेल्स को, फीमेल्स को मैटरनिटी लीव्स आपकी देखने को मिलती है। मातृत्व छुट्टियां, मातृत्व तत्व छुट्टियां, मातृत्व छुट्टियां। तो मातृत्व छुट्टियां आपको देखने को मिलती हैं, जो फीमेल्स को दी जाती हैं वो इसी में मिलती है, मैटरनिटी लीव्स। जो बच्चा होने के बाद कुछ लीव्स जो है एक्स्ट्रा मिल जाती है, दैट इज मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स टू महिला। ठीक है। एक गांचू पूछ रहा है कि सर इसको बताइए। अरे भाई बता तो दिया, क्या चाहते हो आप हमसे? हाँ ठीक है, अब समझो 43 की बात करते हैं। और 43 में लिखा हुआ है कि मजदूरों के संबंध में प्रावधान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मजदूरों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में, संबंध में प्रावधान करना, प्रावधान करना, मजदूरों के संबंध में प्रावधान करना आवश्यक है, राज्य को करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, कर्तव्य है। ठीक है, मजदूरों के संबंध में प्रावधान करना राज्य का कर्तव्य है, यानी दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट टू मेक प्रोविजन, टू मेक प्रोविजन, this is duty of state to make provision about the laborers, about laborers, about laborers। ठीक है, यस सर। ठीक है, अदिति गोस्वामी का कहना है कि सर बैकलॉग को पूरा कैसे करें? बेटा पूरी वीडियो देख के पूरा कर सकते हैं आप, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, एसएसजीडी के बैच से सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो बेटा आप फिर प्रैक्टिस कीजिए मीनाक्षी। अब आर्टिकल 44 पे आ जाइए। 43 अगर आपने बच्चे कर लिया है, इसमें क्या होता है पता है? जो मिनिमम सैलरी होती है कि भाई कोई एक कामगार है, उसको न्यूनतम मजदूरी जो है दी जानी चाहिए, तो उसके लिए यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो मिनिमम लेबर की बात करते हैं, मिनिमम लेबर। ठीक है, मिनिमम जो वेजेस होते हैं, बेसिकली मिनिमम वेजेस, वेजेस का मतलब होता है वेतन, मिनिमम वेजेस का मतलब होता है वेतन। तो वेजेस वगैरह इसी के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। मिनिमम वेजेस, न्यूनतम कार्य वेतन, न्यूनतम कार्य वेतन, न्यूनतम कार्य वेतन, न्यूनतम कार्य वेतन। तो न्यूनतम कार्य वेतन कितना है? मिनिमम जो वर्क सैलरी है, मिनिमम वर्क सैलरी इसके अंदर तय की जाती है, और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स भी इसी के थ्रू तय किए जाते हैं, मैक्सिमम वर्क आवर्स भी इसी के थ्रू तय किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य अवधि, अधिकतम कार्य अवधि भी इसी के तहत तय की जाती है, अवधि भी इसी के साथ तय की जाती है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया कुलदीप, अच्छा लगा भाई, आपको कुंभ जाने का मौका मिला। ठीक है, मैं तो प्रयास ही करता रहा अभी तक। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, वो रेगुलर आता रहेगा यादव जी।
आर्टिकल 43 अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो हम आर्टिकल 44 की बात करेंगे। बताइए, तगड़े तरीके से बताइए। एक बच्चा पूछा सर न्यूनतम वेतन है कितना। बेटा न्यूनतम वेतन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में 389 रुपए है 8 घंटे का। ठीक है, याद रखना है। यमराज मेरे लाल, इस पर नेक्स्ट करिए और आर्टिकल 44 लिखिए। अब हम आर्टिकल 44 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल 44 के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता। तो चलिए समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा करना जरूरी है, तो हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। समान नागरिक संहिता, नहीं मेरा पूरा नाम जीत सिंह राणा है, मेरा पूरा नाम अंशी। ठीक है, अब मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये क्या होता है, इसके अनुप्रयोग से, इसके अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग से कानून की नजरों में नागरिकों के प्रति समानता का भाव बढ़ता है। कानून की नजरों में, कानून की नजरों में, कानून की नजरों में समानता का भाव जो है वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है, समानता का भाव बढ़ता है। समानता का भाव बढ़ता है, समानता का भाव बढ़ता है। समानता का भाव बढ़ता है। कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है बाय imposement of it, by imposement of it, by imposement of it। ठीक है, कानून की नजरों में जो समानता का भाव होता है, कानून की नजरों में जो समानता का भाव होता है, ठीक है समझिए, कानून की नजरों में जो समानता का भाव होता है उसका बढ़ता है, मतलब नजरों में समानता का भाव बढ़ता है। ठीक है, बाय इंपोजमेंट ऑफ इट, इक्वालिटी, एनहेंस्ड इन साइट ऑफ, एनहेंस्ड इन साइट ऑफ लॉ। कानून की नजरों में आप समान हो जाएंगे। दरअसल आपने एक बात सुनी होगी, आर्टिकल 13 जो है, ठीक है, आर्टिकल 13 जो है, तो आर्टिकल 13 के अंदर ये बात स्पष्ट की जाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो पर्सनल लॉज के बाहर नहीं जा सकते, है ना, इस प्रकार की बात कही जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते हैं तो ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा होंगे, पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। तो जो पर्सनल लॉज हैं वो हो जाएंगे खत्म। अगर ये रहता है तो ऐसी कंडीशन बनती है, और अगर ये पर्सनल लॉज और फंडामेंटल राइट, ये कंडीशन उल्टी हो जाती है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक से काम ना करे तो। ठीक है, चलो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि लागू कहां कहां पर है, किस किस स्थान पर इसको लागू के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, चलो तो समझिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री ऑफ इट, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं। तो बेटा है क्या, दरअसल जो गोवा है ना, 1867 में पहले यूसीसी का निर्माण होता है। यूसीसी निर्माण हुआ, और वो कहां पर हुआ यूसीसी का निर्माण, सर जी यूसीसी का निर्माण होता है आपका 1867 में गोवा में। गोवा में इसका निर्माण, सॉरी पोर्तुगाल में इसका निर्माण हुआ, पोर्तुगल में इसका निर्माण हुआ, पोर्तुगल, पोर्तुगल में इसका निर्माण हुआ। इसके पश्चात 1869 में इसमें गोवा में इसको लागू किया गया। 1869 में इंपोज्ड इन गोवा, 1869 में इसको इंपोज किया गया, इंपोज्ड इन गोवा, गोवा में इसको लागू कर दिया गया। तो गोवा भारतीय राज्य था पर इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। 1510 के बाद से गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था, उससे पहले वो बहमनीज के अधीन था। फिर 1961 में गोवा पर
भारत सरकार ने कब्जा किया। भारत सरकार ने कब्जा किया। कब्जा किया, ने कब्जा किया, कब्जा किया। और जैसे ही गोवा पर भारत सरकार ने यहां पर कब्जा किया है, उसके तत्पश्चात 1962 में यूसीसी पुनः लागू कर दिया गया। 1962 में यूसीसी रीइंपोज कर दिया गया, रीइंपोज इन गोवा। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कब लागू हुआ था, 2024 में। उत्तराखंड में 2024 में लागू हुआ। उत्तराखंड में लागू कब होता है? उत्तराखंड में 2024 में लागू हुआ। 2024 में लागू हुआ, ठीक है। इंपोज इन उत्तर प्रदेश। विजय, ऑपरेशन विजय के थ्रू गोवा पर ना भारत सरकार ने कब्जा किया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा। यस बॉय, अगर नोट हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए और बताइए क्या चल रहा है, मजे आ रहे हैं आपके? नोट करिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया? हाँ मलिक, कैसे हो आप? बढ़िया। हाकिम, हाँ जी, हेलो, बोलो भाई हाकिम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 45। वो बेसिकली एजुकेशन की फील्ड का आर्टिकल है। यूसीसी से क्या होता है बेटा, अगर यूसीसी एक बार लागू हो गया तो जो पर्सनल लॉज हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब सर पर्सनल लॉ क्या होता है? जैसे अगर हिंदुओं को शादी करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यूज होगा। अगर हिंदुओं को संपत्ति का विभाजन करना है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1954 यूज होगा। एक मुस्लिम महिला तलाक लेती है, उसको एलुमनी नहीं मिलती, तो उसके लिए मुस्लिम मुस्लिम वेमेन डाइवोर्स एक्ट 2019 यूज होगा। तो ऐसे ऐसे ना क्या होता है कि कुछ धर्मों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, मुस्लिमों के अंदर कोई भी कानून है ना, तो वो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता। शरीयत लॉ 1937 लागू होता है। तो अगर यूसीसी लागू हुआ तो ये जो धर्म विशेष कानून है ये खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नाउ वी कम ऑन आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 की हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 45 के बारे में हम थोड़ी सा जो मैटर है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अब आर्टिकल 45 में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है? आर्टिकल 45 में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है? ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित होता है, ठीक है। चलो, शिक्षा के अधिकार के संबंधित होता है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित होता है, शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड होता है, संबंधी बेसिकली है। हुआ क्या था कि शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि 0 से 6 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन रहेगी। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 इयर्स के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कही गई थी। अब दिक्कत क्या हुई है भैया? दिक्कत यह हुई कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है। 86वां संशोधन हुआ 2002 में, 86th संशोधन हुआ 2002 में, 2002 में। तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, इसमें कहा गया कि जो फ्री एजुकेशन होगी ना, इसमें कहा गया कि जो फ्री एजुकेशन होगी, फ्री एजुकेशन जो होगी वो रहने वाली है 0 से 14 ईयर तक के लिए बच्चों के लिए, 0 से 14 ईयर एज के लिए रहने वाली है, ईयर एज के लिए रहने वाली है, ठीक है। चलिए ओके, चलो
सर क्या तलाक वर्ड को क्या कहा जाता है सनातन धर्म में? मनीषा ढक्का का कहना है। दरअसल ये एक परीक्षा के तौर पर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बेटा, इसका आंसर बेसिकली ये होगा कि इसको कहा जाता है संबंध विच्छेद। जो डाइवोर्स टर्म है उसको किया जाता है संबंध विच्छेद के तौर पर। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिंदु यादव से पूछना चाहूंगा कि बिंदु, क्या आप पहली बार इस क्लास में हैं या आप अब से पहले पढ़ने आ चुके हैं? अगर आप पहली बार क्लास में हैं तो बड़ी अजीब बात है, अब से पहले पढ़ने आ चुके हैं तो आपका सवाल बहुत अजीब है। फिर आगे बढ़िए, आर्टिकल 46 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 46 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य है, यह राज्य का कर्तव्य है कि विशेष वर्ग, राज्य का कर्तव्य है कि विशेष वर्ग है कि विशेष वर्ग जैसे है कि विशेष वर्ग जैसे राज्य का कर्तव्य है कि विशेष वर्ग जैसे एससी, एसटी या अन्य दुर्बल वर्ग अन्य दुर्बल वर्ग को जितने भी अन्य दुर्बल वर्ग हैं उन दुर्बल वर्ग को प्रोवाइड कराए। क्या प्रोवाइड कराए? शैक्षणिक और सामाजिक प्रावधान को, शैक्षणिक व सामाजिक प्रावधान, शैक्षणिक व सामाजिक प्रावधान प्रावधान उपलब्ध कराए, प्रावधान उपलब्ध कराए। ठीक है, ये प्रावधान उपलब्ध कराए। तो ये बात यहां पर कही गई है। तो कहने की बात यह है, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोक्योर ठीक है, इंपोर्टेंट प्रोविजंस फॉर एससी एंड एसटी क्लासेस। ठीक है, ये आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, हाँ बेटा, ओबीसी भी इसमें एडेड है। ठीक है, अन्य दुर्बल वर्ग में ओबीसी को भी ऐड किया जाता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस तक भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, चलो। कैसे हो विशाल? विशाल के कमेंट अलग ही आते हैं। खैर, एक दो चार बालक हैं जिनके कमेंट बिल्कुल ही अलग आते हैं। उनमें से एक विशाल हुआ, सचिन हुआ, मिश्रा हुए, मलिक हुआ। ठीक है, ये अब आर्टिकल 47 को देखते हैं। ये 45, 46 हो गया, 47। ठीक है, आर्टिकल 47 की बात करते हैं। आर्टिकल 47, अब आर्टिकल 47 को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 47? ठीक है, ठीक है, चलो। अब आर्टिकल 47 के अंदर आपको एक जो है आर्टिकल देखने को मिलता है, और उस आर्टिकल के थ्रू ये कहा गया है 47 के थ्रू कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ध्यान रखें। तो ये किसका कर्तव्य है? दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट। थैंक यू आयुष। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट ठीक है, टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ सिटीजन्स। और इसी के अंदर क्योंकि यहां स्वास्थ्य के ध्यान रखने की बात कही गई है, इसी कारण से शराबबंदी भी इसी में आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए शराबबंदी इसी में आता है। एग्जाम्पल के लिए शराबबंदी इसी में आता है, शराबबंदी। ठीक है,
यानी बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ लिक्कर इसी में आता है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहे सर ओबीसी को ही ईबीसी कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, ओबीसी आर डिफरेंट, बीसी इज डिफरेंट, ईबीसी इज डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। अरे विजयता नहीं है, उस सीरीज का नाम विजय रथ है भाई, विजय रथ सीरीज का नाम है, विजय रथ। ठीक है, आगे बढ़े। तो सवाब को ही पौआ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, पौआ बोलते हैं तो ओके। ठीक है रिया, उसमें मेंशन नहीं है, उसको आप अपडेट कर देना, कोई इशू नहीं है। दुर्बल वर्गों में, हाँ बेटा, ओबीसी आपको नहीं देखने को मिलता। दुर्बल वर्गों में ओबीसी नहीं देखने को मिलता, बीसी देखने को मिलता है। ओबीसी नहीं देखने को मिलता, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। ओके भाई, इंतजार रहेगा आपका 47 के बाद 48। आर्टिकल 48, पर्यावरण पे उसका ख्याल रखना, पर्यावरण का, और पशुपालन को बढ़ावा देना। पर्यावरण को ध्यान हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, इस कारण से इसके अंदर कहा जाता है कि भाई कृषि को बढ़ावा देना, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना। तो बढ़ावा देना, एनहेंसिंग एग्रीकल्चर एंड एनहेंसिंग एग्रीकल्चर एंड एनहेंसिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनहेंसिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, चलिए। तो ये बात आपको यहां देखने को मिलती है आर्टिकल 48 में। बाद में आर्टिकल 49 आप देखेंगे। अच्छा, गौ हत्या पर रोक जो है वो आर्टिकल 48 के थ्रू लगाई जा सकती है। 49 में है जो आपकी राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, महत्व की स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व की स्मारक तथा आपको देखने को मिलता है जितनी भी आपकी ऐतिहासिक विरासत है उनकी रक्षा करना, तथा ऐतिहासिक ऐतिहासिक विरासत की रक्षा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लिखिए। तो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, हिस्टोरिकल हेरिटेज, बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद आर्टिकल 50 आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 50। अब आर्टिकल 50 कहां से आपको देखने को मिलेगा, समझिए। ठीक है, आर्टिकल 50 में समझिए। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कार्यपालिका व विधायिका का पृथक होना, कार्यपालिका व विधायिका का पृथक होना, व विधायिका का पृथक होना, पृथक होना, कार्यपालिका व विधायिका का पृथक होना यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। कहने की बात यह है सेपरेशन ऑफ, बेटा कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक होना है, न्यायपालिका। तो इसको आप देखते हैं इस तरीके से कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आपको देखने को मिल जाएगा बेटा। जो ऐसा आदमी है जो एग्जीक्यूटिव के अंदर वर्क करता है वो एग्जीक्यूटिव में ही रहेगा, जो ऐसा आदमी है जो जुडिशरी में वर्क करता है वो जुडिशियरी में ही रहेगा। ये आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना, पृथक होना यानी अलग होना एक ही बात है। 51 में आप देख लेंगे आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51 आपको बताता है किस प्रकार से भारत के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान बनाया गया, इस प्रकार से भारत के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान बनाया गया जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट to maintain peace and security। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखे। राज्य का कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखें, ठीक है, शांति व सुरक्षा बनाए रखें। चलिए शांति सुरक्षा बनाए रखें, शांति बनाए रखें, ठीक है। तो कृपया करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है सर, क्यों हंस रहे थे बताइए? दरअसल कमेंट आया था सचिन का, इसलिए हंस रहा था। प्रिया सर जी मैगी खा लो। अभिषेक मीना, आप ही खाइए मैगी वैगी। हाँ, हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वत्स। विदेशियों का आचरण रखना हमारा कभी आचरण नहीं रहा। अगर ये आपने नोट कर दिया, अगली हेडिंग आप डालेंगे डीपीएसपी में संशोधन, ठीक है, डीपीएसपी में संशोधन। बेटा विकास, उसके लिए मैं अलग से टेबल ड्रॉ करूंगा, टेंशन मत लो। कौन सा आर्टिकल किस प्रकार के सिद्धांत पर काम करता है उसके लिए मैं अलग से एक टेबल ड्रॉ करूंगा अभी, ठीक है। चलो इसमें अब हेडिंग डालेंगे संशोधन के प्रकार, जो डीपीएसपी में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। फटाफट हम देखते हैं। अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी में अमेंडमेंट यानी संशोधन। अमेंडमेंट या संशोधन की बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो डीपीएसपी में संशोधन की चर्चा यहां पर चल रही है, ठीक है। चलो तो अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहली बार डीपीएसपी में संशोधन कब होता है? वो होता है सर जी 42वां संविधान संशोधन, 42nd संशोधन 1976। पहली बार डीपीएसपी के अंदर 4 नए प्रावधान जोड़े जाते हैं। 4 इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऐड किए गए, 4 प्रोविजंस एडेड, 4 प्रावधान जोड़े गए, एडेड। अब ये जोड़े गए 4 प्रावधानों में प्रावधान कुछ इस प्रकार से थे, जैसे आपको देखने को मिलता है पहला आर्टिकल 39, फिर आर्टिकल 39A, फिर 43A और फिर देखने को मिलता है 48A। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखिए, ठीक है। चलो ध्यान से रखिए। और इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में क्या किया गया? आर्टिकल 39 में थोड़ा सा चेंज किया गया, जो धन का संकेंद्रीकरण है उस पर बहुत फोकस किया गया, ठीक है। फोकस ऑन मनी सेंट्रलाइजेशन, मनी डिसेंट्रलाइजेशन,
यानी धन का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, धन का विकेंद्रीकरण किया गया, फोकस रहे कि धन का विकेंद्रीकरण होता रहे, विकेंद्रीकरण होता रहे। धन के विकेंद्रीकरण की चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, चलिए अब 39 के बारे में की जाए, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। 43 में उद्योगों में मजदूरों का प्रबंधन, लेबर मैनेजमेंट, उद्योगों में मजदूर प्रबंधन, लेबर मैनेजमेंट, मजदूर प्रबंधन। 48A पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपको यहां देखने को मिल जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा। जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दैट वाज गिवन इन आर्टिकल 39A, सारे ही जरूरी हैं, एक भी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अगला संशोधन होता है आपका, जो मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 45 में होता है, वो कब होता है, 86 संशोधन। और 86 संशोधन 2002 हुआ था आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि फ्री और मैंडेटरी एजुकेशन, फ्री एंड मैंडेट एजुकेशन, मैंडेटरी एजुकेशन किस किस को दी जानी है, फ्री और मैंडेटरी एजुकेशन, जो 6 से 14 वर्ष की एज के बच्चे हैं, एज के जो बच्चे, उनको यह एजुकेशन दी जानी है। द नेक्स्ट पॉइंटर दैट इज हियर, इट इज ऑल अबाउट अगला संविधान संशोधन 97 संशोधन, 97 CAA, यानी संशोधन ही बोलते हैं इसको, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके थ्रू क्या किया गया, 97वें संविधान संशोधन 43 भी जोड़ दिया गया। 43B का मतलब होता है सहकारी समितियों का बनना, तो सहकारी समिति यहां बनी, सहकारी समिति का बनना, वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रणाम भाई अंशु। तो आज की क्लास बेटा यहां तक रहेगी, इससे आगे का जो पोर्शन होगा वो हम अगली क्लास में कवर कर रहे होंगे। और बताओ कैसे रहे आप? अरे बताते कैसे नहीं हो सर। मनी डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ है बेटा? मनी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यो है कि जिसे आप देखो ना कि एक ही आदमी के द्वारा सारा पीछा ना हो, मतलब वो अलग अलग जगह पे बटा हुआ होना चाहिए, तो ये चीज होती है कि मतलब एक ही जमींदार ना बन जाए, एक साहूकार ना बन जाए, तो यो है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है यार, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम संविधान का भाग 9B पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है बेटा, उसको दिखवाते हैं अंशी। चलो, वो अपडेट नहीं हुआ होगा, उन्होंने शामिल नहीं किया। कोई नहीं सचिन, कभी कभी तो ऐसे भी चलता है मेरे लाल। ठीक है, चलो चलो, हाँ ठीक है। खुशबू बेटा क्या हुआ? हाँ भाई सागर सर, इंग्लिश में लिख दो आर्टिकल 39A लिखा हुआ है उसके अंदर, इसको आप लिख सकते हैं फ्री लीगल एड, और 43 में लिख लेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इनको थोड़ा याद रखें। अब आपकी क्लास शुरू होने वाली है, अगर आप में से कोई ऐसा छात्र है जो रेलवे के लिए पढ़ रहा है, इफ देर इज अ स्टूडेंट हु इज वर्किंग फॉर रेलवे, रेलवे का जिसका पेपर है, आरपीएफ का या एनटीपीसी का जिसका भी पेपर है, उसके संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि एक क्लास जो है वो स्टार्ट की जा रही है, और वो स्टार्ट आप देख सकते हैं क्लास बहुत बढ़िया तरीके से। कहां देख सकते हैं वो देखिए, आप यहां जाएंगे, यहां जीत राणा जीएस पे आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टार्ट हो रही है मुश्किल से मुश्किल 5-6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहां बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, किंग कोहली आ चुके हैं, तो कोहली से मिलना है तो आप आइए वहीं पर। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। बाकी बड़ा अच्छा लगा आप सभी को यहां देखकर, और चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। अरे खुशबू कैसी बात कर रहे हैं, खुल के खेलो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो, और बताओ। ठीक है, चलो खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं